हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर श्रद्धे कटियार और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते हैं जो शायद आज रियल में पैंडेमिक बन चुका है। और जो अभी 4 साल पहले पैंडेमिक गया, मुझे नहीं लगता वो पैंडेमिक था, ये एक रियल पैंडेमिक है। और पैंडेमिक क्या है? वो है ओबेसिटी, मोटापा। तो इसके बारे में मिथ बहुत हैं और बहुत ही बेसिक चीज़ों को हम मिस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस वजह से लोग ओबीज हो रहे हैं और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई सोल्यूशन नहीं है किसी के पास। लोग शॉर्ट टर्म सोल्यूशन में जा रहे हैं। लाइक अगर आप किसी को विज़िट करते हो तो वो आपका जो कैलोरी इंटेक है वो स्लैश डाउन कर देते हैं। बट आप खुद ही इमेजिन करो कि अगर आपका दिमाग में हंगर सेंटर है और वो क्रैव करता है फॉर फूड, तो आप कब तक कैलोरी रिस्ट्रिक्शन पे फॉलो कर सकते हो? लाइक 3-4 मंथ, जब तक आपका मोटिवेशन ये रहेगा तब तक आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। बट अगर कोई चीज़ ऐसी ना करी जाए कि हम उस हंगर सेंटर्स को, जो क्रेविंग्स होती हैं, उन्हीं को हम टोन डाउन कर दें और उन्हीं को ऐसा बना दें कि हमें सीवियर क्रेविंग्स या मल्टीपल क्रेविंग्स जो मल्टीपल टाइम्स होती हैं एक दिन में, उन्हीं को हम काउंटर करते हैं। बट ये क्रेविंग्स ये होती क्यों हैं? क्योंकि जब भी हमारा ब्रेन सेंस करता है कि इनफ न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं और एक डे पूरा होने वाला है या एक पर्टिकुलर टाइम पूरा होने वाला है, तो बॉडी में जो ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस है, उसमें जो हंगर सेंटर है वो एक्टिवेट रहता है। तो हम क्रेव करते हैं फॉर न्यूट्रिएंट। तो जब भी हम क्रेव करते हैं तो ये जो सेंसेशन है ये बहुत वेग होता है। तो हमको लगता है कि हम क्रेविंग फॉर लाइक सम एनर्जी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ज़्यादातर क्रेविंग जो करती है हमारी बॉडी वो सॉल्ट एंड वाटर के लिए करती है। तो अगर इवन आपका सॉल्ट एंड वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं है तो आपको दिन में मल्टीपल टाइम्स क्रेविंग होगी और आपको वीकनेस भी लगेगी। और जब भी आपको क्रेविंग्स होगी इस रीजन से और आपको वीकनेस लगेगी, तो आप क्या करोगे? आप सर्च करोगे फूड का। और फूड का मतलब एक्स्ट्रा कैलोरी। अब एक्स्ट्रा कैलोरी के लिए बॉडी क्या करेगी? उसको स्टोर करेगी। अब बॉडी स्टोर कर सकती है अदर कार्बोहाइड्रेट और शुगर फॉर्म में और फैट फॉर्म में। बट अगर कैलोरी इकट्ठा करनी है, बॉडी को स्टोर करनी है, तो अगर कार्ब और शुगर की फॉर्म में करेगी तो बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो बॉडी स्मार्टली क्या करती है? इस एक्स्ट्रा कैलोरी को या एनर्जी को पहले फैट में कन्वर्ट कर देती है। अब जैसे हम कंप्यूटर में अगर ज़्यादा फाइल्स इकट्ठी करनी हो तो उसको पहले हम जिप फाइल में बना लेते हैं, तो कम स्पेस में हम ज़्यादा फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। तो बॉडी भी ठीक इसी तरह से करती है। अगर ज़्यादा एनर्जी स्टोर करनी है तो बॉडी इसको पहले फैट में या जिप फाइल में कन्वर्ट करके और फिर इसको स्टोर करती है। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? हमें लगता है कि हमारी बॉडी में फ़ैट कम हो रहा है, तो हम फैट का इंटेक, जो गुड फैट है उसका इंटेक कम करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही एक तो बॉडी को आप प्रॉपर फूड नहीं दे रहे थे पहले भी, और फिर आप फैट फ्री या इस तरह के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे जो कि न्यू कॉन्सेप्ट हैं और मुझे लगता है कि पूरी तरह गलत हैं। तो बॉडी के लिए सर्वाइवल का जो बॉडी हमेशा सर्वाइवल मोड में रहती है। सर्वाइवल की गारंटी क्या है? एनर्जी। और बॉडी की मैक्सिमम एनर्जी कहाँ से आनी चाहिए? फैट से। अगर आप फैट को कट करोगे तो बॉडी को और ये सिग्नल जाएगा कि देयर इज़ नॉट इनफ सप्लाई ऑफ फूड और एनर्जी। तो जितना आप कम न्यूट्रिएंट दोगे, बॉडी और एनर्जी सेविंग मोड में जाएगी। जैसे लाइक के मिडिल क्लास जो हमारी फैमिली होती हैं, वो पैसे को सेविंग अकाउंट्स में ज़्यादा सेव करती हैं या फिक्स डिपॉजिट करेंगी। लेकिन अगर किसी फैमिली के पास इनकम ज़्यादा है तो वो स्पेंडिंग में चला जाता है। आपकी ज़मीनें खरीदेगा या प्रॉपर्टी खरीदेगा या कारें खरीदेगा। वो करेंसी को एज ए करेंसी यूज़ करेगा, प्रोपेगेट करेगा करेंसी को। जैसे ही हम न्यूट्रिएंट रिच खाना खाते हैं, हमें उल्टा करना है। एक्चुअली में हमें कैलोरी कट नहीं करनी है, हमें न्यूट्रिएंट डेंस खाना खाना है, रिच खाना खाना है। और जब बॉडी को लगता है कि इनफ न्यूट्रिएंट और इनफ एनर्जी की सप्लाई है फ्रॉम गुड सोर्सेज, फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, तो बॉडी को लगता है कि जो हमने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है या फैट डिपॉजिट जो कर रखा है 30-40 किलो का बॉडी के अंदर फैट का, वो धीरे धीरे उसको बर्निंग करने लगती है। क्योंकि उसको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्ट्रेस ऐसा नहीं है जहाँ पे उसको ये लगे कि फूड स्टारवेशन है या फूड की स्कैरेसिटी है या फूड की कुछ कमी है। तो जितना आप बॉडी को स्टार्व करोगे, आप अपनी बॉडी को और सिग्नल दे रहे हो कि बॉडी फैट को बॉडी स्टोर करे। तो हमें ये बहुत ही बेसिक चीज़ समझनी होगी कि जितना आप कैलोरी कटिंग पे जाओगे, जितना आप फैट फ्री जाओगे, आपकी बॉडी को सिग्नल जाने वाला है कि आपको फैट स्टोर करना है। तो इसी लोग जितनी बार आप खाना खाओगे, आप ये नोटिस करोगे कि उतनी ज़्यादा बार आपको क्रेविंग्स होंगी। और जब आप अपनी फूड की जो फ्रिक्वेंसी है उसको कम कर देते हो, तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि आपकी क्रेविंग्स भी
कम हो जाती हैं। तो मैं कुछ इस तरह का नॉलेज चाहता हूँ कि लोगों को मिले, बट कुछ कॉरपोरेशंस या कह लो कि सारे कॉरपोरेशंस ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये जो बायोकेमिस्ट्री का, ये रियल बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी का नॉलेज है, बट ये हमें ट्रेन नहीं किया जाता इस तरह से डॉक्टर्स को, ना ही डाइटिशियंस को, ना ही फिटनेस ट्रेनर्स को। तो एक गलत नॉलेज प्रोपगेट हो रहा है वर्ल्ड वाइड, और इससे एक साइकिल बन जाता है, वेट गेन वेट लॉस, वेट गेन वेट लॉस। तो आप अगर वेट गेन कर लिया है तो 3-4 महीने के लिए आप किसी डाइटिशियन को ज्वाइन करोगे, वो आपकी कैलोरी कटिंग कर देंगे। कैलोरी कटिंग से क्या होगा कि जो बॉडी के ऐसे पार्ट हैं जो इनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए, लाइक बोन्स एंड मसल्स, तो बॉडी पहले उनकी कटिंग कर देगी सप्लाई की। तो उससे क्या होगा, आपका बोन एंड मसल मास नीचे जाएगा। और किसी की चाहे कितना भी कोई ओबीज हो, हमेशा लीन बॉडी मास यानी कि बोन एंड मसल मास हमेशा ज़्यादा होता है फैट मास से। तो डाइटिशियन क्या करते हैं कि आपकी कैलोरी कटिंग करते ही आपके बोन मास और मसल मास पे अटैक करते हैं, वो नीचे जाना शुरू होता है। तो उससे जो आपका वेट है वो तेज़ी से नीचे जाता है। आपको भी यही चाहिए था कि आपको वेट तेज़ी से नीचे चाहिए था। आप देख के वेइंग स्केल को देख देख के खुश होते रहोगे कि हाँ, बट ये कब तक करोगे? 3, 4, 5 मंथ, 6 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद फिर आप क्या होगा, आपके साथ होगा कि आप वीकनेस फील करोगे, क्योंकि बहुत सारा आपने बोन मास और मसल मास आपने लूज़ कर दिया है, और बॉडी को सिग्नल आपने अगेन दिया है कि आपको एनर्जी की कमी है या फूड की कमी है। और फिर से जब 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद फिर से खाना शुरू करोगे, तो बॉडी का आपने तो BMR डाउन कर दिया होगा, क्योंकि बोन एंड मसल मास चला गया। तो पहले अगर आप 1600 कैलोरी कर रहे थे, फिर 1200 कर दी, अब अगर आप फिर 1600 कैलोरी कर दोगे तो आपका BMR पहले से डाउन हो जाएगा, तो आप फिर कैलोरी सरप्लस में चले जाओगे। और अब क्या होगा कि 6 महीने के बाद जब आप नॉर्मल खाना शुरू करोगे तो पहले से ज़्यादा वेट गेन या फैट गेन होगा। तो हमें शॉर्ट टर्म पे नहीं जाना है, हमें लॉन्ग टर्म पे जाना है। पहले बॉडी को एनर्जी देनी है, न्यूट्रिएंट फीड करना है। हो सकता है कि शुरू के 2-3 महीने कोई भी चेंजेस नहीं आए, बट ये चेंजेस ज़रूर आएंगे कि आपका जो साइज़ है वो कम होगा पेट से, बाकी साइज़ भी कम होंगे, और आपको एनर्जी फील होगी। आपका मन करेगा कि मैं रनिंग करूं, वॉकिंग करूं, इस चीज़ का मन करेगा। जब भी आप नॉर्मल डाइट फॉलो करते हो, आपने फील किया होगा कि आपको एक्सरसाइज, रनिंग, इन सब का मन नहीं करता है। तो हमें आज से इसी तरह की चीज़ें फॉलो करनी है जो नेचुरल हैं, और जो भी कैलोरी कट है वो हमारा ब्रेन को डिसाइड करना है कि हमें कैलोरी कितनी चाहिए। हमारे हाइपोथैलेमस या ब्रेन में 2 सेंटर हैं, हंगर सेंटर एंड सैटिस्फैक्शन सेंटर। तो अगर आपका खाना कितना खाना है वो हंगर सेंटर डिसाइड करेगा, कब बंद करना है वो सैटिस्फैक्शन सेंटर करेगा। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न फूड है ये इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपके ये दोनों सेंटर को ब्लॉक कर देते हैं। तो सबसे बड़ा जो ब्लॉकिंग एजेंट है वो है शुगर। तो जो भी जीभ पे आपको मीठा लगेगा, वो पहला काम ये करेंगे कि आपके हंगर सेंटर को और सैटिस्फैक्शन सेंटर को शट ऑफ कर देंगे। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे? ये एक्चुअली में हमें सर्वाइव करने के लिए ऐसा बना था, क्योंकि जब अगर हम 10-12 हज़ार साल पीछे चले जाएं तो जो स्वीट सोर्सेस थे वो मेनली फ्रूट्स एंड हनी थे। तो और खाने की काफ़ी कमी थी, और ये दोनों फूड काफ़ी एनर्जी डेंस होते हैं। तो जब मान लिया अगर 10,000 साल पहले आपकी फैमिली है और आपको एक हनी कॉम्ब मिल गया, एक मधुमक्खी का छत्ता मिल गया, उसमें 2 किलो शहद है, तो फिर वहाँ ये कोई नहीं देखेगा कि मुझे डायबिटीज़ है या कुछ, वो सारा कंज्यूम करेंगे, क्योंकि अगले 1 महीने का भी नहीं पता खाना कब मिलने वाला या एनर्जी कब मिलने वाली है ना। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही वो शहद या हनी को या फ्रूट्स को खाएंगे, उनका हंगर सेंटर और सैटिस्फैक्शन सेंटर बंद हो जाएंगे, ताकि नेचर चाहती है कि आप बिना रुके हुए खा लो उसको और मैक्सिमम कैलोरी ले लो। बट आजकल का जो टाइम है, ये फूड स्कैर्सिटी वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, फूड की कोई कमी नहीं है। इसलिए जो वो डिफेंसिव मैकेनिज्म 10,000 साल पहले या 100 साल पहले थी, या जैसे 100 साल पहले भी फेमाइन आते थे, अकाल पड़ते थे, तो वो वाली कंडीशन अब नहीं है। अब अगर आप एनर्जी डेंस फूड खाओगे तो ये हंगर सेंटर और सैटिस्फैक्शन सेंटर को बंद कर देंगे। तो अगर आप सुबह से 2-3 मील ले रहे हो, जिसमें फ्रूट्स होते हैं, कुछ मीठा भी खा रहे हो, तो फिर आपको दिन भर क्रेविंग और हंगर सेंटर आपका शट ऑफ हो जाएगा, एक्टिवेट ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना है जो इवोल्यूशन के दौरान डेवलप हुई हैं, हमें उन पे फोकस करना है। और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, मैक्सिमम जो वेट लॉस है वो करीब 78 kg का है। और वो एक लेडी थी, जनकपुरी में रहती हैं, उन्होंने BL कपूर हॉस्पिटल में बैरियाट्रिक सर्जरी के लिए भी अप्लाई कर दिया था, बट वो मेरे पास आ गई और फिर उनका 2 साल में करीब 76 kg वेट लॉस हुआ।
तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इतना स्लो जाओगे तो वेट लॉस ही नहीं होगा। शुरू में 2-3 महीने बॉडी शिफ्ट करती है इस तरह से। तो अगर आप न्यूट्रिएंट खाना खाओगे तो पहले बोन एंड मसल मास भी आप बढ़ाते हो, तो वेइंग स्केल पे दिखेगा कभी कभी शुरू के महीनों में कि वेट बढ़ा है, बट आपका साइज कम होगा, क्योंकि फैट जो है ना वो फ्लफी होता है, उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है बट वेट नहीं होता। तो इनिशियल मंथ्स में क्या होगा, आपका वॉल्यूम कम होगा और आपकी स्ट्रेंथ आएगी, आपको एनर्जी ज़्यादा फील होगी। तो आप, मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे अब मैं रेगुलर इस तरह की वीडियो बनाता रहूँ। तो मुझे लगता है कि इस तरह से जितने भी रिलेटेड टॉपिक हैं, लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज़, लाइफस्टाइल की पीसीओडी एंड इवन कैंसर की कुछ स्टेजेस, इवन कैंसर के आपको पता है 2000 से ज़्यादा टाइप के कैंसर होते हैं, और ज़्यादातर कैंसर हमारी लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम है। जेनेटिक्स का बहुत कम रोल है इनमें। ब्रेस्ट कैंसर को ले लें या 1-2 कैंसर को छोड़ के ज़्यादातर किसी में भी जेनेटिक्स का ज़्यादा रोल नहीं होता। इवन हेयर फॉल, इवन इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये सारे प्रॉब्लम हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। इवन आप सो नहीं पा रहे हो दिन रात में ठीक से, ये भी एक लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है। इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग धीरे धीरे करके वीडियोस डालेंगे, और आप लोगों का कैसा रिस्पांस है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।